मास्टर की है, दैट इज जनरल स्टडीज, है ना। General studies has emerged as the bedrock, the backbone of all competitive exams right now in India. आप चाहे एक तो जनरल स्टडीज प्लस एप्टीट्यूड है ना, एप्टीट्यूड चाहे आप बैंकिंग में जाओ, चाहे एसएसआरबी में जाओ, चाहे एसएससी में जाओ, चाहे जेकेपीएससी में जाओ, whether you are going to UPSC, all exams have a fundamental this foundation syllabus, which is GS and aptitude, which is GS and aptitude. So what is GS? What is general studies? General studies is basically everything under sky, which is related to the life, जो मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है। कोई भी चीज जो एक ह्यूमन सोसाइटी को अफेक्ट कर रही है, उसके रिलेटेड जो भी नॉलेज पार्ट है, दैट इज व्हाट जनरल स्टडीज इज। अब इसके मेजर डोमेन है, आपको पता है, सोशल साइंस पार्ट है, साइंस पार्ट, ठीक है। बिकॉज ये सारी चीजें हमें प्रैक्टिकली अफेक्ट कर रही हैं। सोशल साइंस में आपको पता है जैसे पॉलिटी, ठीक है, पॉलिटी के बाद हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, और इसमें साइंस में जैसे साइंस टेक, ये इसी में आएगा। जैसे अभी कोविड का सारा चल रहा है, ये इसी में आएगा, ठीक है। एनवायरमेंटल साइंस, ये भी सब इसी में लिख लो। अभी रिसेंटली डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर ये कुछ चीजें, और करंट अफेयर्स एंड करंट अफेयर्स। तो ये एक एक करके हम ले लेंगे। देखो अभी जो पॉलिटी है, हर किसी चीज को पढ़ने का एक अप्रोच है, ठीक है। तो वो जो सिविल सर्वेंट अप्रोच, वो अप्रोच को, माइंडसेट को डेवलप करना बहुत जरूरी है। We need to develop the mindset of being civil servant, being the aspirant of civil service exam or any competent exam. तो उसका फाउंडेशन इन्हीं सब्जेक्ट से पड़ता है, ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ कि राइट फ्रॉम 8th बच्चे में जिसको जाना है आगे इन एग्जाम्स में, उसको 8th से ही उसको एक सेंसिटिविटी इन रिलेटेड टू दी सब्जेक्ट, कि 8th में जो बच्चा पढ़ता है, राइट इवन 6th से आगे, क्योंकि जो अभी आप सिलेबस देखोगे ना, वो टेक्स्ट बुक से आपको सिलेबस 6th से आगे मिलेगा, है ना। तो आप चाहे हिस्ट्री ले लो, 6th में आप एंशिएंट इंडिया पढ़ते हो, 7th में मिडिवल पढ़ते हो, 8th में क्या पढ़ते हो, 9th में मॉडर्न ये वर्ल्ड हिस्ट्री आप पढ़ते हैं, और 10th में बाकी सब चीजें। 11th 12th में रिपीट यही होता है ना। 11th 12th में यही एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट मिडिवल, मॉडर्न। तो नेचुरली 6th से ही बच्चे को समझा कि व्हाट इज एंशिएंट हिस्ट्री, व्हाट इज मिडिवल, व्हाट इज मॉडर्न, राइट। तो जब वो इसमें कॉन्शियसनेस डेवलप हो जाएगी कि पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है, ये बेसिकली दिस इज बैकबोन, दिस इज बेडरॉक, है ना, जो एक फ्रेमवर्क है। दिस इज द फ्रेमवर्क ऑफ एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इसके बाहर कोई चीज है ही नहीं। जो भी चीजें आती हैं इन्हीं से आती है ना। अब जितना इसमें आप यू कैन स्विम, यू कैन इमर्स योर सेल्फ, उतना कम है। जैसे आप पॉलिटी ले लो, अब पॉलिटी इज अ वेरी वेरी ब्रॉड सब्जेक्ट। एक है पॉलिटिकल साइंस, सेकंड इज पॉलिटी। पॉलिटिकल साइंस इज अ ब्रॉडर सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, व्हिच डील्स विद होल पॉलिटिकल थॉट, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड ऑल द थिंग्स दैट कम अंडर द थ्योरीज ऑफ पॉलिटिकल साइंस, चाहे ईस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और वेस्टर्न। यहाँ पे वो चीजें नहीं पढ़नी है। एज अ पार्ट ऑफ जनरल स्टडीज वी स्टडी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दिस इज अ मेजर थिंग, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और इसका बेस्ट सोर्स है लक्ष्मीकांत, टाटा मैकग्रा हिल लक्ष्मीकांत, ठीक है। टाटा मैकग्रा हिल पब्लिकेशन लक्ष्मीकांत, विच इज बाइबल, विच इज कॉल्ड बाइबल ऑफ पॉलिटी। सो व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस, मुझे समझा व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस, व्हाट इज पॉलिटी। ये एक वो सिस्टम है जो बेसिकली राइट नाउ इज गवर्न एवरीथिंग। जब भी कहीं पर ह्यूमन हैबिटेशन सेटल होती है, उनमें अगर कोई रूल कानून नहीं होगा, दैट विल लीड टू कॉन्फ्लिक्ट, और वो जो ह्यूमन हैबिटेशन है वो पेरिश हो जाएगी विद इन डेज, है ना। बिकॉज मैं हमेशा ये कहता हूँ, आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ, जो डिफरेंस है ना, इट इज इन आवर पार्ट ऑफ आवर इनहेरेंट नेचर। वी आर नॉट सिमिलर, वी आर नॉट सॉर्ट ऑफ आइडेंटिकल,
we are different, everybody is different from other person, so naturally differences will occur. Difference conflict में develop होती है. There are two fundamental properties of human nature. One is difference or conflict. Second is dominance. है ना? And we try to dominate each other. That has been throughout history. Human history is basically the history of dominance of one human being over other. And the second aspect is the struggle against nature. Struggle against nature. If you really fundamentally analyze human history, there are two main aspects. One is struggle of man against nature, his adaptation and survival against nature. Second is dominance of one human being over another. That is whole history. What if you can fundamentally explain it? और क्यों है? Because we are different. और जब difference होती है तो उससे क्या चीज होती है? उससे conflict arise होता है ना? जब conflict होता है वहां क्या होगा? वहां bloodshed होगा. या there will be some sort of. तो उसको minimize करने के लिए देखो, पहले जब अफ्रीका में एज पर एवोल्यूशनरी थ्योरी जो डेवलप हुआ है वो तो कुछ लोग थे, वही लोग फिर आगे बढ़ते बढ़े लाखों में डेवलप हुए, और लाखों में इंसानों को मैनेज करना इट इज वेरी डिफिकल्ट. उस चीज को मैनेज करने के लिए एक सिस्टम डेवलप हुआ. पॉलिटिकल सिस्टम इज बेसिकली दैट थिंग व्हिच मैनेजेस द अफेयर्स ऑफ कॉमन ह्यूमन सोसाइटी. एक कॉमन ह्यूमन सोसाइटी को मैनेज के लिए जो एक मैनेजमेंट साइंस है, उसी का नाम पॉलिटिकल साइंस है. उसमें कंसेप्ट ऑफ पावर है. व्हाट्स पावर? पावर इज बेसिकली द बिहेवियरल साइंस. इट बेसिकली रिलेट्स विद इट अफेक्ट्स द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. पावर वो चीज है जिसे हम एक दूसरे के बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, है ना? अब कोर्सिव पावर एक है और अथॉरिटी पावर एक. कोर्सिव इज बाय फिजिकल मीन्स. जैसे मैं होगा तो मैं कोचन आप मुझे जो करना करेगी ये शुरू शाह. देखो अथॉरिटी एज एन ऑफिसर आई हैव possess some office, I have authority by public opinion. उसके थ्रू जो पावर आता है उसको कहते हैं अथॉरिटी. सो पावर, स्टेट, पॉलिटिकल साइंस और एंशिएंटली तो सारा किंगडम सिस्टम, लीडर एंड कॉमनर्स थे. जो एंशिएंट साइंस था या जो एंशिएंट लोग थे, जो ट्राइबल कल्चर था, उसमें एक लीडर होता था और उसके फॉलोअर्स होते थे. लीडर वाज सोर्स ऑफ एवरीथिंग. सारा पावर किसके पास था? लीडर के पास. उसका जो जजमेंट था वो एक वैल्यू होता था, वो सारा दैट वाज बाउंड ऑन ऑल. उसकी जो बात थी वो कानून होती थी उनके लिए. उसका जो सरमन था वो उनके लिए हर कोई चीज होती थी. लेकिन जो जो ह्यूमन सोसाइटी कॉम्प्लेक्स होती गई, नेचुरली जो पॉलिटिकल सिस्टम वो भी इवॉल्व होता गया. और खासकर मॉडर्न साइंस या मॉडर्न सोशल साइंस का एवोल्यूशन या डेवलपमेंट कहाँ पर हुआ? रेनेसांस के बाद सारी चीजें आई बाहर. ठीक है, हालांकि ये एंशिएंट ग्रीस और रोमन एम्पायर से स्टार्ट हुई थी डिस्कशन ऑन पॉलिटिक्स. स्टार्ट सोक्रेट से ही हुई. सोक्रेट, प्लेटो, अरिस्टोटल से आगे जिन्होंने डिस्कशन स्टार्ट किया कि एक ह्यूमन सोसाइटी, आइडियल ह्यूमन सोसाइटी. प्लेटो ने जो वो बुक लिखी थी रिपब्लिक, उसमें वो बेसिकली वही डिस्कस करते हैं. एक आइडियल ह्यूमन सोसाइटी कैसे होनी चाहिए, उसमें कैसा जस्टिस सिस्टम होना चाहिए, उसमें कैसा पॉलिटिकल सिस्टम होना चाहिए, किंग कैसा होना चाहिए, लोग कैसे होने चाहिए, सोसाइटी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा. तो यही दिस इज द फिलॉसफी ऑफ पॉलिटिकल साइंस. दिस इज द एसेंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस. दिस इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ पॉलिटिकल साइंस. यही चीजें डिस्कस करता है. व्हाट इज लॉ, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज पॉलिटिकल सिस्टम, टाइप ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, व्हाट इज एग्जीक्यूटिव. अब मॉडर्न सिस्टम में जो ये सारी फंक्शन वो लीडर जो करता था ये फिर डिस्ट्रीब्यूट हो गई. एग्जीक्यूटिव फंक्शन ब्यूरोक्रेसी करती है, लेजिस्लेटिव फंक्शन पार्लियामेंट या जो भी लेजिस्लेटिव बॉडीज करती हैं, और जुडिशियल जो जस्टिस सिस्टम है वो जुडिशरी के थ्रू एग्जीक्यूट. इट हैज बीन नाउ स्पेशलाइज्ड इन मॉडर्न ह्यूमन सोसाइटी. अदरवाइज ट्राइबल सोसाइटी में ये सारी चीजें कौन करता है? एक ट्राइबल लीडर करता है. ही इज द जज, ही इज द किंग एंड ही इज द लॉ मेकर. ही डज एवरीथिंग ऑल हिमसेल्फ. तो ये सारा डिस्कशन, ये सब्जेक्ट मैटर किसका है? पॉलिटिकल साइंस का. यहाँ पे हम उतना नहीं पढ़ रहे हैं. हम यहाँ पे हमारा जो मेजर फोकस है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इंडिया एज ए कंसेप्ट है ये 1947 में राइज हुआ. उससे पहले यहाँ पे मॉडर्न स्टेट कंसेप्ट नहीं था. इट वाज रूल्ड बाय किंग्स एंड प्रिंसेस. और ब्रिटिश के टाइम ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, वो प्रिंसली स्टेट्स थे. ठीक है, तो होल इंडियन टेरिटरी वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू ब्रिटिश प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट. और हर एक अपनी तरीके से, ब्रिटिश प्रोविंसेस में ब्रिटिश रूल चलता था और प्रिंसली स्टेट्स में प्रिंसेस रूल करते थे. उनका हर एक का अपना सेटअप था. He was like the tribal leader. बादशाह से खोश गसन त्योस. आप समझ रहे हो? वही जो पॉलिटिकल सिस्टम है 1940 सिस्टम में एक्चुअल हम फ्रीडम कहते हैं. व्हाट इज फ्रीडम?
देखो फ्रीडम की इस सेंस को हमें समझना चाहिए। व्हाट इज फ्रीडम बेसिकली? फ्रीडम इज चेंज ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। कॉलोनियल इंपीरियलिस्ट जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो चेंज हुआ किसमें? इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस एंड सॉवरेन पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया। समझ रहे हो? अदरवाइज फ्रीडम फ्रीडम हम कोई कह रहा है ना। व्हाट इज फ्रीडम बेसिकली? यस, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे है। व्हाट इज रिपब्लिक डे? रिपब्लिक डे वही है कि यहां पे ब्रिटिश वर द imperialistic colonialistic people who have imposed their rule upon us। लेकिन 26 जनवरी क्या हुआ? हमने अपने कानून के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, द लॉ ऑफ लैंड जो होता है, हमने अपना पॉलिटिकल सिस्टम खुद अडॉप्ट किया। दैट पॉलिटिकल सिस्टम वाज मॉडर्न डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पॉलिटिकल सिस्टम। समझ रहे हो? और वो पॉलिटिकल सिस्टम होगा कैसा? What will be the functions of that political system? What will be the nature of political system? Type of political system? What will be the functions of that political system? वो एक पर्टिकुलर ड्राफ्ट में, डॉक्यूमेंट में हमने लिखा। उसी डॉक्यूमेंट को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वही कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ 26 जनवरी 1950। ठीक है? तो वही हम पढ़ रहे हैं। दैट्स व्हाट वी स्टडी। ये कोई नई बात नहीं। ये अंबेडकर ने जो 1947 में ये ड्राफ्टिंग स्टार्ट की, 1950 में जो कंप्लीट किया, व्हाट द होल वॉल्यूमिनस बुक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द लॉ ऑफ द लैंड। अब यहां पे बात आती है बहुत सारी चीज को कंफ्यूजन। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट इज लॉ? बताओ उनसे एक बात बताओ मुझे, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन? आप समझ रहे हो? Are you getting my point? Constitution is a body of laws, and law is part of the constitution. हाँ, देखो क्या है कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिकली लॉ ऑफ लैंड। एक पूरे पर्टिकुलर टेरिटरी पे देखो, देयर इज कांसेप्ट पॉलिटिकल साइंस में कांसेप्ट स्टेट। स्टेट इज व्हाट? स्टेट एक रीजन है विद डिफाइंड बाउंड्रीज, विद डिफाइंड पॉलिटिकल सिस्टम। पहले ये कांसेप्ट ऑफ स्टेट जब किंग्स, प्रिंसेस, क्वींस थे, इट वाज हम प्रेथ का रीजन कम सुन पन रीजन मंजूस बादशाह गसन जोर सोच एमिस पर हमला कर हम सिन टेरिटरीज कम सेंटर गसन। So the whole the this unique concept of state was not there. Right now after this World War First जब ये सारे decolonization start हुई and the whole the new countries emerged and the modern political system emerged, the concept state, Nation state emerged. है ना? या फ्रेंच रेवोल्यूशन के आगे फिर ये सारे स्टार्ट चीजें होती हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो राइट नाउ जैसे इंडियन टेरिटरी, इंडिया इज अ कंट्री, इज अ पॉलिटिकल स्टेट। व्हाई? because there are defined countries, boundaries of this country, and within those boundaries there's a defined political system, there's a defined constitution which is operated in those territories, in those within those boundaries। और वो बाउंड्री के अलग अलग कंट्री है, अलग स्टेट है, अलग मुल्क है, अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, अलग लॉज ऑफ लैंड है। सो कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटली इज दैट लॉ, दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट लॉ which operates within, which basically operates within a land, which defines basically the laws of land। एक पर्टिकुलर कंट्री में कौन सा कानून चलेगा वो इस कानून में लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिकली इज अ पॉलिटिकल मैनुअल। इसको मैं कहता हूँ, क्या कहता हूँ मैं इसको? पॉलिटिकल मैनुअल। लॉ ऑफ लैंड, लॉ लैंड, फ्रेमवर्क ऑफ लॉज, फ्रेमवर्क ऑफ लॉज। देखो क्या है कॉन्स्टिट्यूशन। देखो एक कंट्री इमर्ज हुई, ठीक है, मैंने यही कहा आपको व्हाट इज फ्रीडम। फ्रीडम is nothing but the change of political system. From imperialistic colonist political system, we got our own independent, sovereign, this autonomous political system, Democratic Republic of India, a country. We gave basically it is the will of the people which got changed, or it is the will of the people which got imposed. पहले यहाँ पे ब्रिटिश की विल चलती थी, right now the people of will of the people of India. They decided themselves what will be their political system, how they will govern themselves, what will be the laws of this land, how this country will be operated। तो ऐसा समझो मत। देखो जब अंग्रेज यहाँ से चले गए तो फिर ये मुल्क कैसे चलेगा? ये चीज तो एक जेन्युइन क्वेश्चन था ना। ये दिस वाज अ मेजर क्वेश्चन बिटवीन बिफोर व्हाट, बिफोर द फ्रीडम फाइटर्स, बिफोर द फोरफादर्स, बिफोर द एंसेस्टर्स। अंग्रेज तो उन्होंने अपने हिसाब से इस मुल्क को चलाया, लेकिन जब अंग्रेज चले गए, when the British rule got abolished,
Now how this country will be operated, it will be governed, वो तो एक जेन्युइन क्वेश्चन था ना उस टाइम। और वो कैसा, ये अब ये कंट्री कैसे चलेगी, ये जो एक क्वेश्चन का आंसर है, ये किस में है? दिस इज व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अस। आफ्टर इंडिपेंडेंस, हाउ दिस कंट्री विल बी गवर्न्ड, हाउ दिस कंट्री विल बी रूल्ड, व्हाट विल हैपन हियर, how what kind of bureaucracy will be here, what kind of executive will be here, legislature will be here, है ना, what kind of judiciary will be, ये सारी चीजें जो डिस्कशन है, ये political discussion, the political manual, the political framework, the political discourse of this country, this whole thing, the answer to these questions is provided by the constitution of India. This is what constitution defines, है ना। देखो अब हमने फिर उसके बाद पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट किया, उसके अंडर यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है, यहाँ पे हम ये भी चूज करते थे ना कि प्रेसिडेंट आ जाएगा जैसे यूएस में है। इट वाज इधर वे, उस टाइम हमारे पास चॉइस थे, हम कोई भी चीज डिफाइन कर सकते थे या कोई भी चीज अडॉप्ट, लेकिन हमने प्राइम पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी अडॉप्ट किया। क्यों? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली प्रोवाइड्स द आंसर टू द ऑल पॉलिटिकल क्वेश्चंस रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर कंट्री, so that is why it is called as the law of the land. एक कंट्री को कैसे हम पॉलिटिकली रन करेंगे, इसका पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा, इसका ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम कैसा होगा, जुडिशियल सिस्टम कैसा होगा, इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप कैसा होगा, the all the answer to all these questions will be provided by the constitution of that country. Constitution is basically called the fundamental laws of the land, fundamental framework of the land, law of the land. It is called political manual, है ना। एक मशीन जो होती है उसके साथ एक मैनुअल आता है ना, उस मैनुअल में क्या होता है कि ये मशीन को हम कैसे ऑपरेट करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह एक कंट्री कैसे ऑपरेट होगी, कैसी कंट्री कैसे गवर्न होगी, कैसी कंट्री कैसे रूल होगी, दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। और लॉज क्या है, लॉज देखो, लॉज इज बेसिकली व्हाट इज लॉ, ये टैबू से स्टार्ट होता है, ये ट्रेडिशन से स्टार्ट होता है। पहली जो एंशिएंट सोसाइटी उसमें नॉर्म होता था, क्या होता था, नॉर्म, कस्टम, ट्रेडिशन, वैल्यू। तो उस सोसाइटी में उसे कहते हैं फोकलोर लॉ होता, या उसे ट्रेडिशनल लॉ कहते थे, और उसे ओरल लॉज कहते हैं। लेकिन आज के दौर में ये लॉ, वो ओरल लॉ तो थोड़ी चलेंगे। यहाँ पे हमारे पे जो लॉज, वो ब्रिटिश के लॉज आए हैं, कोडेड लॉज उनको कहते हैं। क्या कहते हैं? कोडेड, दोज आर कोडेड। जैसे हम कहते हैं व्हाट, सीआरपीसी 370, सीआरपीसी 322 है ना, सीआरपीसी 270, ये क्या है? 270 what? It's a code given to a particular act, particular crime, particular act which is violated or prohibited or permitted by the law. Codified laws इसलिए इनको कहते हैं। उसमें 3 लॉज है, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, इंडियन पैनल कोड। ठीक है, सिविल प्रोसीजर कोड क्या होता है? वो एक लॉ होता है जो सिविल मैटर्स को डील करता है, कि डाइवोर्स कैसे होगा, फैमिली मैटर्स कैसे डिसाइड होंगे, है ना, इनहेरिटेंस लॉज कैसे डिसाइड होंगे, दोस आर सिविल लॉज। इसीलिए इसको डील करता है सिविल प्रोसीजर। फिर है क्रिमिनल प्रोसीजर। क्रिमिनल प्रोसीजर क्रिमिनल एक्टिविटीज विद इन द सोसाइटी, है ना, जो क्रिमिनल एक्टिविटी विद इन सोसाइटी वो तो प्रोहिबिट करनी है ना। वो कैसे प्रोहिबिट होगी, किनके खिलाफ क्या सजा है, कौन सा एक्ट, कौन सा क्राइम कैसे डिफाइंड हुआ है, वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, जैसे मर्डर, रॉबरी, डकैती, ठीक है, जो भी क्राइम्स और जो भी इनहिबिटरी एक्टिविटीज है वो भी कोडिफाइड है। और पीनल, फिर उनके अगेंस्ट कौन कौन सा पनिशमेंट है, वो पीनल कोड में है। तो आया आपको समझ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट इज लॉ? हाँ, तो दिस होल सब्जेक्ट मैटर इज रिलेटेड टू द पॉलिटी। अब आपको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड